नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को मान्यता देने पर अपना फैसला सुनाने वाला है। भारत में एलजीबीटीक्यू आंदोलन के लिए यह एक नया अध्याय होगा। आइए इस आंदोलन का सफर एक्टिविस्ट माया शर्मा की नज़र से देखें, जो 16 साल तक विषम लैंगिक विवाह में रहने के बाद पति से अलग हुई और फिर बराबरी वाले समलैंगिक विवाह पर याचिका दायर की। एलजीबीटीक्यू एक्टिविस्ट माया शर्मा जब 1990 के दशक में 16 साल तक शादीशुदा रहने के बाद अलग हुई थी, तब उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि वह कभी सुप्रीम कोर्ट से समलैंगिक जोड़ों, ट्रांसजेंडर और क्वियर की शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग करेंगी। माया आज 70 साल से ज्यादा की हो चुकी हैं और वडोदरा में अपनी महिला पार्टनर के साथ रहती हैं। भले ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल जाए, लेकिन उनकी शादी करने की कोई योजना नहीं है। उन्हें लगता है कि इस केस के माध्यम से हम बराबरी वाली पार्टनरशिप का सपना देख पा रहे हैं। एक्टिविज्म का शुरुआती दौर कैसा रहा, आइए जानते हैं। राजस्थान के अजमेर से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद माया 1960 के दशक के आखिरी में बीए करने के लिए नई दिल्ली आ गई थी। सन 1983 में उन्होंने महिलाओं के संगठन सहेली के लिए बतौर वॉलंटियर काम करना शुरू किया। यहाँ उनकी मुलाकात खुद जैसी कई महिलाओं से हुई जो शादी के बंधन को तोड़ना चाहती थी और सामाजिक नियम कायदों के बजाय अपने हिसाब से जीते हुए आजादी का अनुभव करना चाहती थी। उन्हें शुरू से ही महिलाओं के प्रति आकर्षण महसूस होता था। वो कहती हैं, जब मैं छोटी थी तब महिलाओं से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी। स्कूल के दौरान मैं अपनी एक टीचर के बहुत करीब आ गई थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके लिए विषम लैंगिकों की दुनिया में महिलाओं के साथ रिश्ते बनाना असंभव होता चला गया। लेकिन वह कहती हैं, उनके काम ने उनके सामने विचार करने लायक कई आंतरिक सवाल खड़े कर दिए। सन 1988 में 2 महिला पुलिस कर्मियों की शादी की खबर सुर्खियों में रही थी। उस समय लेस्बियन जोड़े पार्टनरशिप में आने लगे थे। माया कहती हैं, यह देखकर बहुत अच्छा लगा। हालांकि यह देख पाना बड़ा मुश्किल था कि इन सबको क्या क्या सहना पड़ा। दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। कुछ अन्य ने तो खुदकुशी तक कर ली थी। वो कहती हैं, उस समय शायद ही कोई क्वियर कम्युनिटी थी। हम लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन दुनिया के सामने खुलकर आना तो छोड़िए, अपने करीबी दोस्तों को अपने बारे में बता पाना भी बड़ा मुश्किल था। लेस देन गे का प्रकाशन में माया कहती है, माया साल 1991 में जारी 70 पेजों की उस रिपोर्ट को याद करती हैं जिसे द पिंक बुक भी कहा जाता है। यह एलजीबीटीक्यू के सफर में एक अहम पड़ाव था। लेस द गे नाम की इस रिपोर्ट को उस समय प्रकाशित किया गया था जब डॉक्टर एचआईवी एड्स से ग्रस्त लोगों का इलाज करने से भी इनकार कर रहे थे। तब इस रिपोर्ट ने भारत में समलैंगिकता की मौजूदगी को खारिज करने या समलैंगिकता को इलाज करने लायक बीमारी मानने जैसे विचारों को चुनौती दी। इसे भारत में गे और लेविशियन लोगों पर पहला दस्तावेज माना जाता है। इस रिपोर्ट में कई अहम मांगे भी उठाई गई थी, जैसे कि सेक्शन 377 को खत्म करना और स्पेशल मैरिज एक्ट में संशोधन करके उसमें समलैंगिक विवाहों की समानता को जगह देना। एक समय ऐसा भी आया जब माया को मोहब्बत हुई।
इसी दौर में माया ने 16 साल बाद शादी तोड़ी थी। वह कहती हैं, मैं तो एक दिन बहुत छोटा सा सूटकेस लेकर रेलवे स्टेशन से निकल गई थी। अपना घर छोड़कर वह दिल्ली में एक छोटे से स्टाफ क्वार्टर में रहने लगी थी। माया ने अपने सेक्सुअलिटी के कारण शादी नहीं तोड़ी थी, क्योंकि तब उन्हें इसे लेकर पूरी तरह एहसास नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें लगा कि शादी एक दमन करने वाली व्यवस्था है। आगे वो कहती है, मेरे गले से नहीं उतर रहा था कि इतनी गैर बराबरी इतना ज्यादा दमन है। उन्हें इस फैसले तक पहुंचाने में उनके काम की अहम भूमिका रही थी। वो कहती हैं, सहेली में काम करने से मेरा बहुत ढाढ़स बढ़ गया, हिम्मत आ गई थी इस तरह से सोचने की। कुछ समय बाद उन्हें एक महिला से प्यार हो गया। वो बताती हैं, वो बहुत अच्छा मुकाम था मेरी जिंदगी में। एक होता है जब हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं, मगर जब किसी से प्यार होता है तो एक और कदम आगे बढ़ जाते हैं। वह अपनी उस समय की पार्टनर को बहुत उत्साह के साथ याद करते हुए कहती हैं, मैं तो उसे अपना गुरु मानती हूँ। मैं तो निहाल थी उसे देखकर कि वो कितना कुछ कर पाती है। जब लेविसियंस को पहचान मिली 1990 के दशक में LGBTQ को लेकर और खुलकर चर्चा होने लगी थी। जब किरण बेदी ने सन 1994 में तिहाड़ जेल में कांडम बांटने पर रोक लगाई, तो इस कदम को समलैंगिकता पर रोक लगाने के कदम के तौर पर देखा गया। इसके विरोध में कई प्रदर्शन भी हुए। माया कहती हैं, मैंने उन दिनों प्रोटेस्ट किया था और मार्च में भी शामिल हुई थी। महिलाओं के समूह भी हमेशा से LGBTQ के अभियानों का समर्थन नहीं करते थे। वो बताती हैं, बिमला फारूकी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन से संबंधित हैं। उन्होंने कहा था कि यह बेहद अनैतिक पश्चिमी संस्कृति है। क्वियर्स में अब छोटे समूह में चर्चा होने लगी थी, लेकिन उनके लिए दुनिया के सामने आना अब भी मुश्किल था। माया कहती हैं, जब भी LGBTQ की बात होती थी तो लोगों को खतरा महसूस होता था कि ये लोग समाज को तोड़ देंगे। माया चाहती थी दुनिया क्वियर लोगों को स्वीकार करे। मुझे बहुत बेताबी थी, क्योंकि मैं तब तक उतनी युवा नहीं लग रही थी। चीजें बदलने लगी। समय के साथ माया ने अपनी किताब में लिखा है, सन 1997 में रांची में विमेंस मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में लेविशियन अधिकारों को भी शामिल किया गया। जब फायर मूवी आई सन 1998 में, फायर फिल्म में एक और मील का पत्थर थी, जिसमें जेठानी और देवरानी के शारीरिक संबंधों के दृश्य फिल्माए गए थे। फिल्म के विरोध में मुंबई, दिल्ली और सूरत में कई थिएटरों में तोड़फोड़ हुई। राजनीतिक दलों और LGBTQ समूहों दोनों ने प्रदर्शन किए। यह फिल्म कई दिनों तक चर्चा में बनी रही। माया कहती हैं, एक पोस्टर हमने प्यार और शान से बनाया था, जिसमें लिखा था, इंडियन एंड लेविशियन। हम लोग, माफ कीजिएगा, इंडियन एंड लेस्बियन। हम लोग रीगल सिनेमा के सामने इकट्ठा हुए और कैंडल मार्च निकाला। अगली सुबह लेस्बियन शब्द अखबारों की सुर्खियों में था। उस समय बहुत डर था। हम लोग घबराए हुए थे, क्योंकि परिवार वालों को हमारे बारे में पता ही नहीं था। जहां हम काम करते थे उन्हें भी मालूम नहीं था, तो हमें नहीं पता था कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन प्रदर्शन ने उन्हें और भी बेबाक बना दिया। वो कहती हैं, जब आप डर से ऊपर उठ जाते हैं तो सिर्फ आपका नहीं रहता, वो डर दूसरे पर चला जाता है और लगता कि आप क्या कर लेंगे मेरा। माया कहती हैं,
ऐसे छोटे छोटे बुलबुले कई बार आए और गए। आगे बड़ोदरा जाकर वो माया कैसे बसी इसके बारे में बताती हैं माया, सुनिए। 2000 के दशक के शुरू में माया एक ट्रेड यूनियन के साथ काम कर रही थी। यूनियन को उनका LGBTQ अभियान के साथ जुड़ना मंजूर नहीं था। वो कहती हैं, वे मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं यूनियन की छवि खराब कर रही थी, इसलिए मुझे काम छोड़ना पड़ा। फिर वह बड़ोदरा आ गई और महिलाओं और LGBTQ के अधिकारियों के लिए, माफ कीजिएगा, और LGBTQ के अधिकारों के लिए काम करने वाले विकल्प महिला समूह के साथ जुड़ गई। अपने काम के आधार पर माया ने सन 2006 में लविंग बीइंग लेस्बियन इन अंडर प्रिविलेज्ड इंडिया नाम की किताब लिखी, जिसमें ग्रामीण भारत के लेस्बियंस की कहानियां थी। 377 की जंग भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने की लड़ाई वैसे तो सन 1990 के दशक के शुरू तक जाती है, लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में इसमें तेजी आई थी। सन 2003 में इस समुदाय को तब बड़ा झटका लगा था जब दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध बताने वाली IPC की धारा 377 को दी गई कानूनी चुनौती को खारिज कर दिया था। माया इस लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल थी और अपने समुदाय के लिए समर्थन भी जुटा रही थी। माया कहती हैं, हम पैदल सैनिकों की तरह थे। हमने अपनी कम्युनिटी के लोगों के माता पिता और विक्रम सेठ जैसे बड़े नामों को अपने साथ जोड़ा। समलैंगिक संबंधों को अपराध बताने वाली धारा 370 पर साल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी कि एकांत में दो वयस्कों के बीच सहमति से स्थापित यौन संबंध अपराध नहीं होंगे। मगर 4 ही साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। माया कहती हैं, यह बहुत हताश करने वाली घटना थी, लेकिन वो कहती हैं कि इसका कुछ लाभ भी हुआ। इस मामले के चलते पूरे LGBTQ समुदाय में एक समझ बनी और वे इकट्ठा होने लगे। जब वे पहले बिखरे हुए और मतभेदों में उलझे हुए थे। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मान्यता और समलैंगिकता का अपराध मुक्त होना धारा 377 को फिर से बहाल किए जाने के कुछ महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के तौर पर मान्यता देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। माया कहती है, अब हम सरकार के साथ तर्क कर सकते थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा कर सकते हैं, मगर बड़ा मौका अक्टूबर सन 2018 में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 377 में बदलाव कर दिया। अब समलैंगिक होना अपराध नहीं था। भले ही माया अपनी पहचान के साथ सहज हो गई थी, लेकिन इस फैसले से उनका मनोबल बढ़ गया था। वो कहती हैं, एक डर तो हमेशा रहता है कि किसी भी वक्त कह दिया जाए कि यह अननेचुरल है। तो वो बहुत सुखद अनुभव था कि हम लोग अब क्रिमिनल नहीं थे। भले ही LGBTQ को स्वीकृति मिलने के लिहाज से यह अहम कदम था, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी था। माया कहती है, कानून का बदलना बहुत जरूरी है, मगर उसका आदर बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे चाय की पत्ती डालो तो वो धीरे धीरे रंग ले आती है। बड़ोदरा में रहने के दौरान माया की मुलाकात उस महिला से हुई जो आज उनकी पार्टनर है। वह उनके साथ अपने समय को मस्ती वाले दिन बताती हैं। वो कहती हैं, मैं अपनी कम्युनिटी में काम कर रही थी तो हर रोज उनसे मिला करती थी। मुझे उनसे प्यार भी था।
शादी के अधिकार का रास्ता, समलैंगिकता के अपराध मुक्त होने और ट्रांसजेंडर को पहचान मिलने के बाद एलजीबीटीक्यू समुदाय के कई लोग चाहते हैं कि उन्हें शादी का अधिकार भी मिले। जनवरी सन 2020 में एक समलैंगिक जोड़े ने केरल हाई कोर्ट में याचिका डालकर शादी का अधिकार मांगा था। इसी तरह की याचिकाएं दिल्ली और उड़ीसा हाई कोर्ट में भी आईं। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि विषम लैंगिक स्त्री और पुरुष जोड़ों को मिलने वाली कई बुनियादी अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है। जनवरी सन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को मिलाकर सुनवाई की। भले ही माया अभी भी शादी के विचार के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर फरवरी सन 2023 में एक और याचिका दायर की, क्योंकि वे संपत्ति और उत्तराधिकार के कानूनों में समानता चाहते हैं। वो कहती है, मैं क्वियर जोड़ों के लिए शादी की वकालत नहीं कर रही हूं, क्योंकि शादी शब्द के साथ कई सारी चीजें जुड़कर आती हैं। मैं चाहती हूं कि हम इसे पार्टनरशिप कहें। उन्हें उम्मीद है इस याचिका के माध्यम से लोग एक बराबरी वाली और कम पितृसत्तात्मक संस्था के बारे में सोचना शुरू करें। उनकी याचिका में एक अलग तरह की मांग भी है, वो है अपने परिवार को चुनने का विकल्प। माया कहती है, परिवारों में होने वाली हिंसा कभी भी इतना मुखर नहीं होने देती जिन परिवारों में जन्म हुआ होता है। क्वियर लोगों को वहां जिस हिंसा का सामना करना पड़ता है, उससे बचने के लिए आप सपोर्ट स्ट्रक्चर कहां से लाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी रहे, माया को लगता है कि आंदोलन को आगे अभी और भी चुनौतियों का सामना करना होगा। वो कहती है, कानून का संघर्ष एक तरफ और समाज में जो चल रहा है वो एक तरफ, इन दोनों का मिलना बहुत ही खूबसूरत ख्याल है। बाकी इस स्टोरी पर आपकी क्या प्रक्रिया है, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।